वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 42 है यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 42 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इस टेस्ट का आप फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट एग्ज़ाम तक। तो पहला प्रश्न है, ये पॉलिटी का प्रश्न है। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भाग की बात कर रहा है, ठीक है, अनुसूची की बात नहीं कर रहा है, वरना उत्तर 11 हो जाता, लेकिन भाग है यहाँ पे। तो भाग 9 में, ठीक है, पंचायती राज है और 9 के ए में जो है वो नगर पालिकाएँ। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप टेलीग्राम पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको यूपीपीसीएस और आरओ के फुल टेस्ट। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है, और जबकि भाग 9 के ए में या का में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा एग्जाम में। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। ठीक है, इसमें 30 के 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं और लोक लेखा समिति में 15 + 7 रहते हैं। ठीक है, और सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 15 + 7, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। तो प्राक्कलन समिति का गठन जो है 1950 में हुआ था। जब हुआ था तो इस समय 25 सदस्य थे उस समय, लेकिन 1956 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर जो है 30 कर दी गई और इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। यह समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है और इस समिति के प्रत्येक जो सदस्य होता है प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच से चुना जाता है। तो 30 के 30 लोकसभा के, राज्यसभा का इसमें कोई भी मेंबर नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो वर्ष 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होने कहाँ होने? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। तो पीवी सिंधु ने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यह पुरस्कार यह प्राप्तकर्ता 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन और हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 इंदु रानी। देखिए, पहला वाला करेक्ट है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 और साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए, तो हिंदी भाषा वाला तो सही है, दया प्रकाश सिन्हा को, लेकिन अंग्रेजी भाषा वाला गलत मिलाना है यहाँ पर। इंदु रानी को नहीं दिया गया, गोखले जी को दिया गया है। ठीक है, यानी नमिता गोखले को। तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? नमिता गोखले को प्रदान किया गया, ना कि इंदु रानी को। नंबर 6 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर हाल ही में मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री द्वारा दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया? किस स्थान पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री द्वारा दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का 48वां संस्करण आयोजित किया गया? देखिए, यूपीपीएससी आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में 140 प्रश्न आते हैं जीएस में और 60 प्रश्न आते हैं हिंदी में। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनेगी। तो कुल कितने क्वेश्चन हो गए? 200 क्वेश्चन हो गए। कितने अंक के? 200 अंक के। 1/3 की माइनस मार्किंग है इसमें। तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का 48वां संस्करण जो है आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन प्रस्तावित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांतिकारक औषधि के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का जो उपयोग है नींद लाने वाली दवा के रूप में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो KBr होता है। और पोटेशियम ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल किया जाता है। और सोडियम आयोडाइड का जो चौथे ऑप्शन में कृत्रिम वर्षा कराने में। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित सबसे पहले हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी के हर एग्जाम में पूछा हुआ है और इसका उत्तर है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम जो है सबसे पहले अंकित हुआ था। तो बी करेक्ट है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से विस्फोटक पदार्थ है इसमें? ट्राई नाइट्रोटॉलुएंट, ट्राई नाइट्रोग्लिसरिन और साइक्लो ट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्रामीन। TNG, TNT के नाम से पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में। ये तीनों विस्फोटक हैं। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? विच ऑफ दीज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज? कौन सा है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन या सोडियम? कोबाल्ट है। ठीक है, जो एसेंशियल एलिमेंट है प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस के लिए, दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कोबाल्ट है वो। तो दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु विकल्पों में कोबाल्ट आवश्यक है। नंबर 13 पर आ जाइए। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसका नाम क्या है? बताइए। फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम? फॉस्फोरस है वो। तो फॉस्फोरस हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत का पहला अमृत सरोवर निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है? इसका उत्तर उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री ने जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का शुभारंभ किया और इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत सरकार द्वारा कब तक देश को कार्बन तटस्थ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? बताइए। वर्ष 2070 तक, याद रखिएगा इसका आंसर। तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थ बनाने का लक्ष्य रखा गया है भारत को। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला जल आधे के शहर घोषित किया गया? ये शहर उत्तराखंड में नहीं है, तो हरिद्वार हटा दीजिए। मध्य प्रदेश में है लेकिन केरल में नहीं है, तो कोची हटा दीजिए। मध्य प्रदेश का इंदौर है, भोपाल नहीं। तो 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के इंदौर को भारत का पहला जल आधे के शहर घोषित किया। हर वो चीज़ पहली है करंट अफेयर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला 100% LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? बताइए। सिक्किम या हिमाचल, उत्तराखंड या तमिलनाडु? अब बताइए। हिमाचल प्रदेश इसका उत्तर है। और पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है भारत का? सिक्किम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो जनवरी 2022 में हिमाचल प्रदेश जो है देश का पहला 100% LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तीन कथन है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही है? पहला कथन है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 7 जिलों को जोड़ेगा। दूसरा कथन है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा बाराबंकी में रखी गई। और तीसरा स्टेटमेंट है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 541 किलोमीटर लंबा है। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 541 नहीं बल्कि 341 किलोमीटर लंबा है, तो तीसरा वाला एलिमिनेट कर दीजिए। सही बताना अपने को। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा बाराबंकी में रखी गई, ये भी गलत है।
7 जिले नहीं है, 9 जिलों को जोड़ेगा। सारे के सारे इनकरेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों को जोड़ेगा। कौन कौन से वो 9 जिले? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा आजमगढ़ में रखी गई। ठीक है, आजमगढ़ में, यहाँ से रखी गई, ना कि यहाँ से। और यह एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है, ना कि 541। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित करके निम्नलिखित में से क्या कर दिया है? अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, जानकी देवी रेलवे स्टेशन, लक्ष्मण रेलवे स्टेशन या श्री राम जन्मभूमि रेलवे स्टेशन। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी। तो 23 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन यानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का फैसला लिया। तो विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है, बताने कि इनमें से कौन सा सही है। 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश ने केंद्रीय जल मंत्रालय के राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हासिल किया और यह भारत में जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए दिए गए पुरस्कारों में तीसरा संस्करण था। ठीक है, यानी ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार तीसरा था। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि पहला जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार था 2018 में दिया गया। ठीक है, दूसरा 19 में और तीसरा 20 में। 20 का जो है कोविड की वजह से 20-21 में मिला है अब 7 जनवरी को। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार में। तो हाल ही में यानी 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया है और दूसरा पुरस्कार मिला राजस्थान को, तीसरा मिला है तमिलनाडु को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें इसके बारे में। तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है और वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो उत्तर प्रदेश को तीसरे में प्रथम स्थान मिला। ठीक है, तो 20 प्रश्न थे जीएस के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इन सभी डेली यूट्यूब वीडियोस क्वेश्चन का PDF प्राप्त कर सकते हो। ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर। ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट देकर। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।